स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश, हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। अगले आधे घंटे शो के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर बाजार में जोड़े और जोड़ने का सही तरीका क्या है, शेयर बाजार में पैसे लगाने का सही तरीका क्या है और किस तरह की कंपनियों को आपको ख़रीदना चाहिए, कैसे रणनीति बनानी चाहिए। तमाम पहलुओं पर आसान भाषा में हम अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं इस शो में, और आप भी इस शो में भाग ले सकते हैं। भाग लेने का तरीका बेहद आसान है। एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसे हम फुल स्क्रीन भी फ्लैश करेंगे ताकि स्कैन करने में आसानी हो। झटपट इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए। एक व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। सवाल भले ही कोई स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ हो या कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और कितने समय तक, अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है तो कितने समय तक उसमें रहना चाहते हैं, इसकी जानकारी भी हमें देंगे तो हमारे एक्सपर्ट के लिए आपको सलाह देना आसान हो जाएगा। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में अब हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़े हुए हैं, जो लाइव आपके सवालों के जवाब देंगे। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और राकेश रंजन, हमारे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है मधुबनी से। राकेश रंजन जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। बताइए सर, क्या हाल चाल? जी जी, बढ़िया बढ़िया। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? जी, हमने जो है वोडाफोन आइडिया का जो है 11 रुपये प्रति शेयर हमने जो है लगभग 1300 हमने बाय किया हुआ था। ओहो। जिसका जो है मेरा एंड ऑफ द ईयर मेरा जो है टारगेट बना हुआ है। हाँ। मतलब क्या मतलब करना चाहिए वो आप बता दो। आप एंड ऑफ द ईयर क्या कहा आपने? मैं सुन नहीं पाई। जी, ये साल का अंतिम तक हमने सोचा है कि इसको रखना चाहते हैं। ठीक है ठीक है जी, इसको क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में? ठीक है, झटपट आपको सलाह देते हैं। आपकी बाइंग प्राइस 11 की है ना? मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। 11 पे खरीदा है? जी जी मैम। ओके, परफेक्ट। अक्षय आपके पास आऊंगी, बताइएगा। नियर टर्म आउटलुक ही है इनका इस साल के अंत तक। जी, तो वोडाफोन आइडिया अगर आप ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करें, जो वीकली प्राइस चार्ट है, 6 महीने का आपका नजरिया है, तो एक रेंज में सीमित है। एक चीज है, बार बार 17 17.5 के स्तर पे इसमें काफी बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन है। मेरा रीडिंग है प्राइस देख के कि अगले 1 1.5 2 महीने तक तो शायद ये एक रेंज में सीमित रह सकता है, जहां पे लोअर एंड ऑफ द रेंज शायद 12.5 तक भी हो सकता है। रेंज में रहेगा, वॉल्यूम्स कम रहेगा, पर ये स्टॉक में अभी फ्रेश मोमेंटम का दौर आने के लिए 17 17.5 का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। तो अगर अगर आपका नजरिया 1 2 महीने का है तो मेरे हिसाब से एग्जिट लेना है। अगर दिसंबर तक आपको रखना है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके 11 तक रखना है। मोमेंटम तभी मिलेगा जब भी 17.5 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। उस केस में टेक्निकली फिर टारगेट आपका 19 से 21 तक बनेगा। तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट से आप होल्ड कीजिए। मोमेंटम जरूर आएगा, पर अगले 1 2 महीने में तो शायद न्यूज नहीं रहेगा, इसमें कोई एक्शन नहीं रहेगा, तब तक स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित होने का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक। अगर अच्छा एक्शन देखना है तो वो 17.5 के ऊपर ब्रेकआउट देने पर दिख सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो दिल्ली से एसके बंसल जी हमारे साथ शामिल है। नमस्कार, बताइए। नमस्कार, मेरे पास बंधन बैंक के शेयर है 400 जी। 205 वहां पे खरीदे हैं जी। और आपका नजरिया क्या है? आप कितना लंबे समय के लिए? 6 महीने। जी बिल्कुल, ठीक है। अक्षय जी आपके पास ही आना चाहूँगा। बंधन बैंक पर इनकी खरीदारी है। अगर इनका खरीदारी वाला रेट देखें तो एक्चुअली स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई शायद 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी वॉलिटिलिटी नजर आ रही है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने मिल रहा है। जी देखिए, ये स्टॉक जो रिसेंटली एक सपोर्ट बना था वीकली प्राइस चार्ट पे, वो करीबन 170 के आसपास था। अब 2020 में देखिए करीबन जो ऑल टाइम लो लेवल है स्टॉक का, वो शायद 170 180 ही था, जहां से कुछ अच्छी खासी रिकवरी उसके बाद हमने देखी थी। तो बहुत ही एक अहम सपोर्ट से वापस और एक बार स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 3 से 5 महीने का अगर ओवरऑल व्यू रखते हैं तो स्टॉक में एक रिबाउंड
रिबाउंड या रिकवरी रैली के स्ट्रॉन्ग संकेत दिख पा रहे हैं मुझे। तो अगर ये रिकवरी आती है तो आपको जो लेवल देखने हैं वो है 235 से 240। तो ये रिकवरी रैली 200 अप्रोक्सीमेटली 240 तक हो सकता है। तो आपको बने रहना है 235-40 का लेवल अगर मिल जाए जल्दी, आपको वहां पे एक बार मुनाफा बांध लेना है, क्योंकि लॉन्गर टर्म या में अभी तक कुछ बड़ी डायरेक्शनल तेजी का संकेत नहीं है, रिबाउंड रैली का एक्सपेक्टेशन है। रिस्क 165 के नीचे है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हाई है कि शायद 240 छू जाए और वहां पे आपको एक बार मुनाफा बांधने का मौके मिले। तो ये है सलाह बंधन बैंक पर आपके लिए। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है संतोष जी का, और इनका सवाल है इरेडा पर 55 शेयर्स हैं और 287 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है इरेडा का। फिलहाल नुकसान हो रहा है इनको। 235 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। गौरांग जी, क्या सलाह होगी आपकी इरेडा पर? तो पूजा, ये कंपनी के ऊपर जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से करीबन 30 या 35 के आसपास आईपीओ था ऊपरी स्तर पर, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। और अगर मैं उसी आईपीओ नोट को आधार बना करके इनको राय देना चाहूँ, पहले तो लिस्टिंग के पश्चात बहुत ही ऊपर के तरफ के दायरे, मेरे ख्याल से 300 के पार भी गया था और फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आया और एक दायरेबंद कारोबार अभी हो रहा है करीबन 235-240 के आसपास मौजूदा स्तर कंपनी के। ये कंपनी जो है पूजा, ये वित्तीय सहायता करती है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के रणनीति सामने रखी है, ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है। और हमारे भारत देश में जो एक बहुत बड़ी कमी है वो है ऊर्जा की। इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन आज भी ऐसे कुछ इलाके हैं हमारे भारत देश में जहां पर बिजली सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो एक अवसर बहुत बड़ा है कंपनी के पास और सरकार की नीतियां भी स्पष्ट है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 200 या 220 के आसपास गिरावट पर आता है तो उस आईपीओ को नोट को आधार बना करके राय दूंगा कि आप अपना निवेश बढ़ाएं, क्योंकि इनका निवेश ऊपरी स्तर है और लंबी अवधि का नजरिया रखें। मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर इनके शेयर के दाम ऊपर जाने की पूरी संभावना है। ये अनुमानित मैं राय दे रहा हूं, भविष्य के आंकड़ों को देख के। राइट, अगले दर्शक शैलेश दर्जी वडोदरा से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार, बताइए शैलेश जी, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? हाँ मैडम, मैं स्टॉक मैंने 21,4980 पे परचेस किया है, 21 नंबर। तो अभी वो काफी कम हो गया, तो अब उस पर क्या करूँ? हाँ, आपकी बाइंग प्राइस तो 4980 ऊंचे लेवल पर है, लेकिन कितना आप रुकना चाहते हैं इसमें? नियर टर्म आउटलुक ही है क्या आपका? हाँ, आपका आउटलुक क्या है, कितना रुकना चाहते हैं? नहीं ऐसा मेरे को अभी देखो, अभी माइनस में हूँ। हाँ, अभी तो आज 2 दिन से थोड़ा ऊपर गया है वो। हाँ, तो अभी वो ऊपर ही जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा, तो फिर क्या मैं थोड़ा मार्जिन 2-3 हजार का लॉस करके बेच दूँ उसको? ठीक है। अक्षय, क्या स्ट्रैटेजी आप इनको सुझाएंगे? एक दायरे में ही हालांकि घूम रहा है, आई थिंक मैक्स 4800, और उसके ऊपर ये एक महीने में हमने जाता हुआ नहीं देखा है, बट इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊपर है 4980। बताइएगा क्या करें? जी, मस्गांव डॉक में एक मीडियम टर्म थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला था। तो एक करेक्शन का एक राउंड या एक साइकिल हो चुका है मीडियम टर्म के स्तर पे, ये मेरा मानना है। आप गए हफ्ते का एक्शन देखे तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाइंग या डिमांड 200 के आसपास स्टॉक में देखने को मिला है। वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो ओवरऑल एक बाउंस बैक शॉर्ट टर्म के स्तर पे स्टॉक शायद आपको 5150 तक दिखा सकता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूंगा 5150 के आसपास एक बार मुनाफा बांध ले। अगर आप कम से कम 6 महीने का टाइम दे सकते हैं तो मैं कहूंगा स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। टेक्निकली कोई नेगेटिव लॉन्ग टर्म के संकेत नहीं दिख पा रहे, बस टाइम लग जाएगा ट्रेड, क्योंकि मोमेंटम ऑफ है स्टॉक में, वॉल्यूम्स काफी धीमी गति से बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल जब तक स्टॉक 4000 के ऊपर रहेगा व्यू पॉजिटिव है, और 6 महीने का अगर आप टाइम देंगे तो वापस ऑल टाइम हाई जो करीबन 5900 तक है वो स्टॉक छू सकता है। तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म का लेवल मैंने शेयर करा है, एक बार आप वहां पे मुनाफा बांध सकते हैं, या अगर 6 महीने का टाइम दे तो शायद 5900 वापस आपको स्टॉक दिखा सकता है। जी बिल्कुल, तो ये थे एम लेवल्स अक्षय जी की तरफ से। इसी के साथ हम अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ अनिल जी शामिल है। अनिल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
मॉर्निंग मॉर्निंग। अच्छा, मेरे पास आईओसी के 10,000 शेयर्स है, जी 165 पे लिए हुए, और कोल इंडिया के 1200 शेयर्स है, 493 पे लिए मैंने, और जी टाटा पावर के 3,700 शेयर है जो 419 पे लिए, 419 पे लिए थे। आप जरा बताएंगे, स्पेशली मेरे को कोल इंडिया का थोड़ा कंसर्न हो रहा है कि क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के होल्ड कर सकता हूँ, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीनों ही शेयरों में आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। जी जी। ठीक है ठीक है। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा। आईओसी पर कोल इंडिया की अगर बात करें तो कोल इंडिया पर इनकी खरीदारी है 493 से, वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आईओसी का देखें तो आईओसी की खरीदारी 165 पर है, करेंटली स्टॉक 176 पर है, तो यहाँ पर थोड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आरईसी पर भी इनकी खरीदारी है 538 के लेवल से, वहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से देखा जाए तो कम से कम कुछ 15% का अपने ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। तो एक फट से चार्ट पे देख के बता सकते हैं ये तीनों स्टॉक्स में कौन से अहम लेवल्स देखे जा सकते हैं? जी तो कोल इंडिया की मैं बात करूं पहले, तो कोल इंडिया का जो प्राइस चार्ट है, वीकली प्राइस चार्ट, जो एक मीडियम टर्म व्यू बनाएगा, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर ऑल्दो स्ट्रांग है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो जो शॉर्ट टर्म में है, एक टाइम या करेक्शन में अनफोल्ड हो सकता है, उसके चलते निचले स्तर पे आपको 459 465 के स्तर दिख सकते हैं। पर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी होल्ड करने को रेडी है, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है, जो शायद 460 तक एक्सटेंड हो सकता है। पर अगर आप स्टॉक में बने रह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो प्राइस सपोर्ट दिख रहा है मुझे स्टॉक में, करीबन 455 के आसपास है, और ट्रेंड मजबूत होने के चलते एक बार जो शॉर्ट टर्म का वीकनेस का दौर चल के बाद स्टॉक वापस और एक बार रिबाउंड करके स्टॉक 575 या 590 तक छू सकता है। ये ओवरऑल मेरा कोल इंडिया में टारगेट प्रोजेक्शन है। अभी बात करें आईओसी की, तो आईओसी में जो है रिसेंटली थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक बढ़त देखने को मिली थी, पर थोड़ा लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास अभी आके रुका है आईओसी, जो है 180 के आसपास। तो टेक्निकली अगर आपको यहाँ से कुछ मोमेंटम पिकअप होना है तो 180 का स्तर ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट का इमीडिएट में तो नहीं दिख पा रहा है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वापस इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है वापस आईओसी, शॉर्ट टर्म में गिरावट में वापस 165 168 तक स्टॉक गिर के कंसोलिडेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका, मिनिमम 6 मंथ्स आपको स्टॉक में दे सकते हैं, तो रहेंगे। ओवरऑल 155 का सपोर्ट है, जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये थे अहम लेवल्स अक्षय जी की तरफ से। लेकिन अनिल जी, आपने टाटा पावर भी बताया था, टाटा पावर का आप खरीदारी का रेट बता सकते हैं, किस पे आपने खरीदारी की है? 419। जी बिल्कुल। तो अक्षय जी आपसे पूछूंगा, 419 पे इनकी खरीदारी है, करेंटली वहां पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्ते में देखें तो टाटा पावर ने एक अच्छा पुल बैक दिया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि काफी एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या राय बन रही है? जी टाटा पावर में वीकली प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो एक टाइम करेक्शन चल रहा है, क्योंकि स्टॉक आप देखें तो गए शायद 2022-23 से एक तरफा चला था, तो एक टाइम करेक्शन वो फेज होता है जहां पे स्टॉक एक लंबे दायरे के लिए एक रेंज में सीमित रहता है। तो 400 जो है लोअर एंड ऑफ द बैंड है, और ऊपरी तरफ करीबन 470 का रेजिस्टेंस है। एक टाइम करेक्शन है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। बस आपको ये ट्रेड में काफी टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम करेक्शन शायद और 1.5-2 महीना चल सकता है। तो बने रहने की राय रखूंगा। आप निवेशक हो तो थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा सा पेन रह सकता है स्टॉक में, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म टारगेट का प्रोजेक्शन करूं तो 510 से 525 का टारगेट है। स्टॉप लॉस अगर आप ये ट्रेड में रखना चाहे तो वो करीबन बनेगा 370 का। तो होल्ड कीजिए, थोड़ा निवेश करने की राय रहेगी इसमें, और टाइम होराइजन शायद आपका 6 महीने के ऊपर एक्सटेंड हो सकता है टाटा पावर में, फॉर द टारगेट्स जो मैंने अभी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा पावर पर आपके लिए। हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आया है उड़ीसा से अजय अग्रवाल जी का। माफ कीजिएगा, ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उड़ीसा से। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मेरा बिरला सॉफ्ट लिया हुआ है मैडम 200 से 680 में।
जी हेलो। कितने समय के लिए लिया था आपने? मैंने तो महीना भर का टारगेट लिया था। हम्म। ठीक है, इस तो समय हम देख रहे हैं कि ग्लोबली आईटी कंपनियों के साथ कुछ दिक्कतें हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स, टेक शेयर्स गिर रहे हैं, उसी का असर हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों पे भी पड़ रहा है। इस वजह से आपके स्टॉक में थोड़ी गिरावट है। गौरांग जी, बिरला सॉफ्ट कैसा लग रहा है आपको? इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन नुकसान हो रहा है इन्हें, क्या करें बिरला सॉफ्ट में? पूजा जी, पहले तो अजय जी की मैं तो सहायता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनका छोटी अवधि के लिए निवेश है, और दूसरा बिरला सॉफ्ट पर हमारी कोई कवरेज भी नहीं है, चाहे क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय जी, आप इनकी मदद कर पाएंगे बिरला सॉफ्ट में? जी बिल्कुल। शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो बिरला सॉफ्ट का मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो जो रिसेंट रिकवरी देखने को मिली थी, पॉसिबल डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला था प्राइस चार्ट में, जो एक बुलिश स्ट्रक्चर है, और ये 555 के स्तर से रिकवरी देखने को मिली थी, और ये टारगेट पोटेंशियल करीबन 765 तक बनता हुआ दिख रहा है। तो अब अभी जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है बिरला सॉफ्ट, एग्जैक्टली ये जो दायरे की मैंने बात की है रेंज की, उसके बीच में है। तो टारगेट एरिया तो इंटैक्ट है, बस यहां से अगर स्टॉक वन वे चलेगा कि थोड़ा सा एक डिप मार के उसके बाद चलेगा, वो क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा मानना है कि ग्लोबली थोड़े आईटी शेयर्स काफी चल चुके हैं, डोमेस्टिकली भी काफी बढ़त देखने को मिली है। गए 3 महीने में आईटी शेयर्स काफी लाइमलाइट में थे, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हल्का सा डिप आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे आईटी शेयर्स में मिले। तो ये जो डिप है वो शायद आपको एवरेजिंग के मौके आप समझ के चल सकते हैं, जहां पे अगर बिरला सॉफ्ट में 620 आपको लेवल मिले तो वापस आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और ब्रॉडर टारगेट आपको शायद 755 760 आपको दिख सकता है। तो 760 के टारगेट के लिए बने रहिए। शायद 1.5-2 महीने का टाइम फ्रेम के साथ आपको ये ट्रेड में होल्ड करना पड़े, पर मैं स्टॉप लॉस कहूंगा आपको कम से कम 530 के नीचे रखना है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो स्टॉप बजने की बहुत ज्यादा रिस्क है। तो होल्ड कीजिए फॉर टारगेट ऑफ 760, ये मेरी राय रहेगी बिरला सॉफ्ट। ठीक है, 760 के टारगेट्स आ सकते हैं, होल्ड कीजिए, नुकसान में मत निकलिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए और नुकसान से बचने के लिए नीचे नीचे जाने की चांसेस कम हैं। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन ऊपर की तरफ मुनाफे में निकलने की सलाह को दी जा रही है। जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ आज एक कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। फोर्टिस एगिलिस डायग्नोस्टिक्स में लगभग 31.52% हिस्सा खरीदेगी। अधिग्रहण और कारोबार पर पूरी चर्चा हम करते हैं, जानकारी लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो पी इन्वेस्टर्स जो हैं एगिलिस डायग्नोस्टिक के, उन्होंने अपना जो पुट ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज कर लिया है, उस पर काम पे ले आया है, और फोर्टिस को अब जो है एक्वायर करना होगा लगभग 31.5% का स्टेक उनसे। अब ये बताइएगा कि किस तरह से प्लेयर्स का जो पुट ऑप्शन जो एक्सरसाइज हुआ है आपके लिए काम का होगा, और क्यों आईपीओ लाने से बेहतर ये विकल्प है, और आपके किस तरह से जो प्लान्स स्क्रैप हुए हैं, अगर हुए हैं तो इसकी जानकारी हमें दें और कुछ बताएं इसके बारे में। आईपीओ के लिए हमने फाइलिंग किया था, पर कमर्शियल रीजन से हमने उसको विड्रॉ किया, क्योंकि हमारा मानना था कि उस वक्त ऑप्टिमल आउटकम शायद नहीं मिल सकता था। हमारा ये भी मानना है कि डायग्नोस्टिक हमारा जो बिजनेस है वो काफी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में, क्योंकि बहुत से उसमें बाधाएं आई, जैसे कि ब्रांड चेंज वगैरह, उनके सबका नेगेटिव असर हुआ बिजनेस के ऊपर। इसलिए हमारा मानना है कि अभी हमें इस बिजनेस पे थोड़ा और फोकस करके थोड़ा और वैल्यू क्रिएट करना है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये 31.5% 1778 करोड़ में हम खरीदेंगे। जी बिल्कुल। और क्या आप बता सकते हैं ये जो एक्विजिशन आप कर रहे हैं इसे फंड किस तरह से किया जाएगा?
जी हाँ, हमने क्योंकि हम एक एफओएफसी कंपनी है तो इसलिए हमें एफपीआई डेट रूट पे जाएंगे। इसके लिए एक लिस्टेड सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है 1550 करोड़ का, सब्जेक्ट टू ऑल शेयर होल्डर्स अप्रूवल और बाकी दूसरे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स के लिए हम लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो उससे हम ये फंड रेज करके ये इसको सपोर्ट करेंगे। आशुतोष जी, अगर मैं कुछ आने वाले 2 से 3 सालों की बात करूं तो एक्यूलेस के लिए आईपीओ क्या रडार पे है, क्या आप कंसिडर करेंगे? हाँ, जैसा मैंने कहा कि हमें अभी पूरा हमारा जो ध्यान है वो इस बात पर है कि ये बिजनेस जो अंडर परफॉर्म किया है इसको एक तरीके से रिकैलिब्रेट किया जाए और इस स्तर पे लाया जाए जिससे कि वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच सके। उसके बाद ही हम डिसीजन करेंगे कि शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ऑप्टिमल, सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है जिससे कि उनको मैक्सिमम वैल्यू दिया जा सके। तो इसलिए अभी इस बात पर इमीडिएटली हम फैसला नहीं करेंगे। अभी इस फोकस सिर्फ इसी बात पर रहेगा कि इस बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। तो मेरा सवाल एक्चुअली कंपटीशन रिलेटेड ही है कि आप बता सकते हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में कंपटीशन कैसा है, क्योंकि हमें ये हम रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन हो रहा है और साथ ही साथ स्पेशली जो ऑनलाइन प्लेयर्स है पोस्ट कोविड के बाद ये न्यू एंट्रेंस जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग डिस्काउंटेड प्राइस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं मेनली रूटीन और वेलनेस टेस्ट के लिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, हमारा मानना है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो थोड़ा अब रीजनेबल हो गया है, क्योंकि पहले उसमें बहुत ज्यादा डीप डिस्काउंटिंग जो डिजिटल फर्स्ट प्लेयर्स की तरफ से हो रहा था वो अब थोड़ा मॉडरेट हो गया है। उसका कारण ये है कि फर्क सिर्फ इतना है, टेस्ट करने में कोई अंतर नहीं है। जो हम इनकम्बेंट कंपनीज जिस तरीके से टेस्ट करती हैं उसी तरह से न्यू एज कंपनी भी टेस्ट करेगी। तो उसमें किसी भी तरह से इस तरीके की डिस्काउंटिंग एंडलेसली नहीं दी जा सकती है। और जहां तक है सवाल हम लोगों जैसी कंपनी का सवाल है, हमारा फोकस स्पेशलाइज टेस्ट पे ज्यादा है, जबकि न्यू एज प्लेयर्स का फोकस एक तरीके से वेलनेस और रूटीन टेस्ट पर ज्यादा होता है। तो ये सब अंतर होने के कारण हमें लगता है कि अब कॉम्पिटिटिव प्रेशर एक तरीके से रियलिस्टिक होता जा रहा है और इसका ज्यादा असर प्राइसिंग पे नहीं होगा आगे के आने वाले समय में। और आगे जो है सभी ये रीजनेबल प्राइसेस रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो इनकम्बेंट बिजनेसेस हैं उनमें और न्यू एज बिजनेस में फर्क यही है कि वो डिजिटल माध्यम से पेशेंट्स तक पहुंचते हैं और जो टेस्ट कराना चाहते हैं उन तक पहुंचते हैं, जबकि ट्रेडिशनल कंपनी ऐसा नहीं कर रही थी। पर अब जो है ट्रेडिशनल कंपनीज ने भी अपना डिजिटल गेम बढ़ा दिया है, उस पे एफर्ट बढ़ा दिया है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और उसके कारण वो उसी तरह की सेवाएं दे पा रहे हैं जैसे कि न्यू एज कंपनी दे रही हैं। तो इसलिए अगर एक इनकम्बेंट है जिसकी ऑलरेडी रेपुटेशन है और स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी करते हैं और डिजिटल माध्यम से भी हम लोगों से जुड़े हैं, तो वो सब चीजें देखते हुए हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। गौरांग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने सुना होगा हमें इंटरव्यू फोर्टिस मैनेजमेंट के साथ, तो आपकी क्या राय बन रही है फोर्टिस पर और ओवरऑल पूरे डायग्नोस्टिक सेक्टर पर भी एक्चुअली? तो देखिए, पहले तो हम ये मानते हैं कि अगर आप फार्मा क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको उतना ही सकारात्मक नजरिया हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस क्षेत्र पर रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही जो है फार्मा, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल और डायग्नोसिस, ये अंदर से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो फोर्टिस हेल्थ केयर पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की रहा है, जो कि हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स और अभी जो टिप्पणियां मैनेजमेंट अधिग्रहण को लेकर के कर रहे थे और विस्तार योजनाओं के बारे में बता रहे थे,
इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल और नारायण हृदयालय ये सूची में भी शामिल है। और डायग्नोसिस में हमें डॉक्टर लाल पैथलैब्स पसंद आता है। तो ये है ओवरऑल व्यू गौरांग जी के तरफ से। तो समय की सीमा होने के कारण हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इसके पहले गौरांग जी आप एक डिस्क्लोजर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वहां पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बिल्कुल, तो मुझे कविता जी और पूजा को दीजिए इजाजत, लेकिन